वेलकम टू द शो में और डॉक्टर मलिक आपका मेज़बान इस शो में जो कि आपके लिए पेश किया जाता है हर संडे की दोपहर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। नाजरीन, में इस शो में आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लेता हूं और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ है, तो बिल्कुल आप भी इस प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाजरीन, कॉल का सिलसिला लेने से पहले जैसा कि अगर कोई अपडेट होती है हम आपको बताते हैं। एक नई अपडेट पिछले वीक भी हमने बताई थी कि कल के बाद होम ऑफिस वाले अगर कोई अप्लीकेशन रिफ्यूज़ करेंगे तो, या अगर बाहर से किसी की कोई अप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है वीज़े के लिए या एंट्री क्लियरेंस के लिए, उसमें अगर आप अपील करना चाहते हैं तो उसकी फ़ी £140 होगी। तो ये कल से ये नया अप्लीकेबल हो रहा है। दूसरी नई ये थी कि पिछले वीक एक फैसला आया जो कि हम सभी को काबिल कबूल नहीं है। वो ये कि कुछ अर्सा पहले होम ऑफिस ने गवर्नमेंट ने कानून बना दिया था कि जो आदमी यूके में शादी की बेस पे आए उनको इंग्लिश टेस्ट पास करना होता था और होता है। तो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट ने फैसला इसके खिलाफ दे दिया है पिछले वीक ही। तो हाई कोर्ट ने यह करार दिया कि जो आदमी यूके में आते हैं उनको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो वो अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, जीपी में जाते हैं, तो उन्हें इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ज़्यादा खर्चा आता है। इस वजह से उन्होंने वो एप्लीकेशन खारिज कर दिया है। खैर, इस फैसले के खिलाफ आगे कोर्ट ऑफ अपील में अपील की जा रही है, तो देखें इस केस का क्या फैसला होता है। जो भी नई ताज़ी हुई हम आपको बता देंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह बेशुमार कॉलर्स हैं जो कि लाइन्स के ऊपर हैं, तो देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी। हेलो, सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन है, प्लीज वो मेरा फोन से जवाब देना प्लीज है। अच्छा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक 2 महीने के पहला मेरा वो केस एश्योरेंस यूनिट लिवरपूल से मेरा चिट्ठी आया, बोला हम लोग तुमको ग्रांट कर दिया वो सब्जेक्ट फाइनल सिक्योरिटी चेक। और अभी मैं सब वो फॉर्म एक फॉर्मा भेज दिया था मैं उसको, अभी 2 महीने हो रहा है, कुछ खबर नहीं है। और लेगेसी केस में कब खत्म हो जाएगा, प्लीज मुझे बताइए। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में लेगेसी में आप भी नहीं, आपकी तरह थे हज़ारों लोग अभी ऐसे हैं जिनके केसेस के फैसले नहीं हुए। होम ऑफिस वाले पहले डेट्स दे रहे थे, 5 साल से डेट्स दे रहे थे कि जी समर 2011 तक ख़त्म करेंगे, फिर कहते हैं जी जुलाई में ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद जुलाई में केसेस ख़त्म नहीं हुए तो फिर उन्होंने कहा अगस्त में ख़त्म करेंगे। अब लोग भी तंग पड़ गए थे कि जी किसी को आप जुलाई की डेट देते हैं, कभी अगस्त की देते हैं। फिर अगस्त के बाद उन्होंने ऐसे लेटर्स भेजने शुरू कर दिए कि जी हमने डिसीजन कर लिया, आपको फैसला कि आपको स्टे देंगे, लेकिन बाद में आपको उसके पेपर्स भेजेंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता उनके पेपर्स भेज रहे हैं। अब देखें कितनी देर लगती है, मुझे लगता है कि 5-6 वीक के अंदर हो जाना चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे 11 साल हो गए यहाँ पे, और ठीक। लेगेसी के अंदर मेरा कैसे, और दो बच्चे में यहाँ के बॉन्ड भी है, 6 साल हो गए उनको। अच्छा। तो हाँ, एमपी के थ्रू भी लेटर आया है कि भाई आपका केस हम समर 2000 में कर देंगे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो क्या हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज कर सकते हैं, और चैलेंज करेंगे तो उसमें कितने चांसेस हो सकते हैं इसमें? पहली बात यह कि हाई कोर्ट में अगर जाते हैं तो वो खासा महंगा रूट है, चूंकि उसमें किसी अच्छे बैरिस्टर को एंगेज करना पड़ता है। वो आपका केस पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, 5-6 वीक 5-6 मंथ उसमें लग सकते हैं। उसके बाद फिर कोई गारंटी नहीं होती है, जजेस की मर्जी पे होता है कि जिधर वो ले जाएं। तो मेरे ख्याल में आप वेट करें, चूंकि अगर आप लेगेसी में हैं तो अब कुछ थाउजेंड लोगों की केस, कुछ हज़ार केसेज ही रह गए हैं। तो मुझे लगता है कि 2-1 महीने में सारे के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। तो मेरा मशवरा अभी हाई कोर्ट में ना जाएं बल्कि इंतजार करें। तो चूंकि आपके बच्चे भी यहाँ पे आप लेगेसी में आते भी हैं तो यकीनी तौर पर आपको स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी। मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं यहाँ पे साउथ विजिट पे हूँ और मैं 2004 में आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। और मुझे पूछना था कि मैं यहाँ पे वर्किंग टैक्स क्रेडिट, और या मेरी वाइफ यहाँ ब्रिटिश है, और तो हाउसिंग बेनिफिट या वर्किंग टैक्स क्रेडिट वगैरह अप्लाई कर सकता हूँ? अभी आपका लीगल स्टेटस क्या है? मैं साउथ विजिट पे हूँ। आप कब आए थे? मैं 2004 में आया था, बट स्टूडेंट था। उसके बाद मैं शादी हो गई मेरी लास्ट तो अभी आपका वीज़ा कब ख़त्म होगा? जुलाई में मेरा इंडेफिनेट ड्यू है। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, अगर आप बेनिफिट्स क्लेम करेंगे तो इसका आपके केस के ऊपर असर पड़ेगा, चूंकि ये जो 2 साल मिलते हैं ये आपको एस्टेब्लिश करने के लिए मिलते हैं, 2 साल। तो इन 2 सालों में आप या आपकी अगर जो स्पाउस हैं वो अगर कोई बेनिफिट्स लेते हैं तो हाँ, आपके केस के ऊपर असर पड़ेगा। क्योंकि एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन, जब आपने अप्लीकेशन पहले की थी और जब आइंदा अप्लीकेशन करेंगे, आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि आप विदाउट रिकोर्स टू द पब्लिक फंड यूके में रह सकते हैं। तो अगर बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट से मदद लिए बगैर यूके में नहीं रह सकते हैं।
तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर होम ऑफिस वाले एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देते हैं। मेरी एडवाइस है कि जब तक इंडेफिनिट स्टे ना मिले तब तक कोई बेनिफिट्स क्लेम ना करें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना सका आपसे। जी पूछो जी। जी मैं पता करना था, मैं अपनी वाइफ को मंगाना है उधर से, इंडिया से, ठीक। तो उसके पेपर क्या लगाने चाहिए? बयानू कितना अरसा होया? मेरे को मैं अपने जनवरी में अपने मैरिज कराने जा रहा हूँ। अभी आइंदा जनवरी में जा रहे हैं? जी ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में पहली बात ये कि वाइफ को जो है वो इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपके पिछले 5-6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 5-6 महीने की पे स्लिप्स लेंगे और मकान का प्रूफ देखेंगे, तो जिससे ये पता चल सके कि आप उसको यहाँ पे मेंटेन और अकोमोडेट कर सकते हैं गवर्नमेंट से कोई मदद लिए बगैर। तो ये अगर सारे पेपर्स हों तो बिल्कुल आप वहाँ से अप्लीकेशन कर सकते हैं, तो मुझे यकीन है उनको वीज़ा मिल जाएगा अगर आप सारे पेपर्स आपके पास हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा केस जो लेगेसी में था, मैंने असालम इधर किया था, ठीक है। फिर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और मुझे कोई जवाब भी नहीं भेजा कि पे तुमको मैंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने फिर जो मुझे पुलिस वाला ने पकड़ा और उन्होंने बोला कि अभी तुम्हारा केस चल रहा है। तो अभी मेरा केस चल रहा है या नहीं? और दूसरा ये कि मेरा 6 महीने हो गए कि मैं रिफ्यूज हो, अभी मैं क्या करूँ? तो आपका केस रिफ्यूज हो गया कि नहीं हुआ है? केस तो रिफ्यूज हो गया, फिर इन्होंने मुझे पकड़ के मुझे बोला कि तुम्हारा केस चल रहा है। इन्होंने लेटर तो मुझे भेजा है। चलो ठीक है, मैं समझ गया। आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में पहली बात यह कि आपको कैसे पता चला आपका केस रिफ्यूज हो गया। अगर तो हम ऑफिस ने आपको चिट्ठी भेजी है कि आपका केस रिफ्यूज हो गया है या आपके वकील को चिट्ठी भेजी है, तो आप इस डिसीजन को इमीडिएटली हाई कोर्ट में चैलेंज कर लें। तो पहले ये देखना पड़ेगा आपको कैसे पता चला है। तो अगर वकील के थ्रू पता चला है या आपको खुद हम ऑफिस ने चिट्ठी लिखी है तो इसको आगे हाई कोर्ट में चैलेंज कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा दरख्वास्त ये था कि मैं मदर के लिए अप्लाई किया था सेटलमेंट से पाकिस्तान से। अच्छा। तो असल में जो उनका वीजा जो है ना, उनके एज के पर्पज से जो है ना वीजा रिफ्यूज हो गया। उनका एज जो है ना ओवर 65 था, लेकिन हम जो पाकिस्तान में जो एम्बेसी उन्होंने जो है ना उनकी एज को एक्सेप्ट नहीं किया ओवर 65, तो उन्होंने जो है ना केस रिफ्यूज कर दिया। तो उसके मुताबिक जो है ना उन्होंने कहा कि हमें मोर एविडेंस चाहिए ताकि इनकी जो एज है वो प्रूव हो जाए। और हमारी असल में जो है इनके एज के लिए जो पासपोर्ट था और जिधर से जो पासपोर्ट हमने इशू किया था पाकिस्तान से, जो अफगान एम्बेसी से, उधर से हमने लेटर लेके दोबारा हमने जाके पाकिस्तान से दोबारा अपील उधर ही से किया। और अपील करके भी इसका 2 महीने हो गया, तो अभी कोई कुछ इतला नहीं है, कोई वो नहीं है। और इनके जो मुताबिक जो आपको पता है कि हमारे अफगानिस्तान में जो है ना उनका कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह, बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीजें नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या जरूरी है जो, और कोई अभी तक तो कोई इतला नहीं है, तो हमें क्या मशवरा दे सकते हैं इस बारे में? जी, पहली बात यह कि आपने अप्लाई करने से पहले किसी वकील से मशवरा कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा था, चूँकि जब आप अप्लाई कर चुके हैं फिर उसके बाद काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। जैसे अभी आपके केस में हुआ है, तो पहले आप किसी से अगर मशवरा करते तो हो सकता है वकील आपको कुछ और एडवाइस करता। बहरहाल अगर आपने अपील अप्लीकेशन कर दी है, जो रिफ्यूज़ हो गया, आपने अपील कर दिया, अच्छा किया। अब ये कि अपील यहाँ पे एक इमिग्रेशन जज के पास जाएगी, तो आमतौर पर जब ये अपील करें तो उसका 3 महीने में उसकी हियरिंग डेट आ जाती है। तो 2 महीने हो गए, इसका मतलब है और 1 महीने या 1.5 महीने में आपकी हियरिंग डेट आ जाएगी। यहाँ फिर जज को जाकर सारी की सारी बात बताएं, तो फिर जज इस केस का फैसला करेगा। तो इस दौरान आपको कोई ना कोई एविडेंस चाहिए होगी उनकी एज की, तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर वो पाकिस्तान में तो किसी अच्छे रिप्यूटेबल हॉस्पिटल में उनको ले जाएं और वहाँ से उनकी इंडिपेंडेंट असेसमेंट भी करवाएं कि उनकी कितनी एज है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी फरमाइए। मैं सवाल पूछना चाहता आपने जी। जी पूछो जी। ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਨਾ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੈਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਨਥਲੀ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਰ ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਡਾ ਅਸਾਲਮ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਸਾਲਮ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦਾ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗੇ ਸੇਮ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਫੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਨਾ ਦਿਲਾਤਾ ਵੀਕ ਦੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੈंक यू ਦੱਸ ਦਿਓ थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है आप दोनों लेगेसी में आते हैं, तो अब पता नहीं आपने लेगेसी में अप्लाई किया या नहीं किया है। जो लेगेसी स्कीम अब बिल्कुल ख़त्म होने को आई है, आइंदा 2-3 महीनों में ख़त्म हो जाएगी। तो आपने अगर अप्लाई नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके आप दोनों लेगेसी में अप्लाई कर दें, चूँकि वो स्कीम है जिसमें कि आप जो चीज़ें आपने बताई हैं इनसे लगता है आप लेगेसी में आते हैं। अगर आप लेगेसी में आते हैं तो आप दोनों को स्टे मिल जाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके लेगेसी में अप्लीकेशन कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मतलब साहब मुझे आपसे ये पूछना है, मेरी कज़न है वो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आए थे। ठीक है। उनका वीज़ा यानी कि एक्सपायर होने वाला है मार्च में, तो वो कह रहे उन्होंने अब शादी की है एक ब्रिटिश लेडी से और रजिस्ट्रेशन भी होगी, निकाह भी हो गया, तो अब उन्होंने यानी कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए अप्लाई करना, तो वो उनको क्या क्या यानी कि भेजना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, बस यही पूछना है, तो ज़रा पूरी तफसील बता दीजिएगा। जी, उसमें ये चाहिए कि उन्हें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट से मदद लिए बगैर अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए फिर जो उनकी स्पाउस है, स्पाउस के सारे पेपर सबमिट करने पड़ेंगे, यानी उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसका पे स्लिप, उसके एक मकान का प्रूफ, और साथ इनको एक इंग्लिश टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। और ये अगर सारे पेपर हों तो अप्लीकेशन करें तो स्टूडेंट्स का यहीं से वीज़ा चेंज हो जाता है डिपेंडेंट के तौर पर। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ जी। मैंने एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच लंदन से। ठीक है। पोस्ट स्टडी वर्क के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक। तो मैंने अपना जो अकाउंट की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है गालबन 90 दिन की आप बैलेंस होना चाहिए, जो मेरी रिक्वायरमेंट है 3000 पाउंड के राउंड अबाउट है। ठीक। तो बैलेंस मेरा बीच में टूट गया और मेरा 30 जनवरी को मेरा वीजा भी एक्सपायर हो रहा है, मेरा और मेरी फैमिली का। ठीक। अगर 30 जनवरी तक मैं जब नए सिरे से बैलेंस मेंटेन किया है तो वो अभी 6 डेज से शॉर्ट हो रहा है। लेकिन इसके अलावा मेरा एक और अकाउंट भी है जो मेरे अंकल के साथ है, उसमें मेरी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा मेंटेन है ऑलरेडी। अब मुझे पहली बात यह कि मुझे बताएं कि ये 6 दिन का काम हो रहा है, मेरे नाम की अपनी जो स्टेटमेंट है, क्या ऐसा कोई हाल मौजूद है? जी, आपकी कॉल का मैं समझ गया। ठीक है। अंकल की स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ। तीसरी बात लेगेसी का बता दीजिए कि लेगेसी क्या चीज़ है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। लेगेसी में आप नहीं आते, वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। 6 दिन का हाँ इसमें असर पड़ेगा, आपका एक दिन भी शार्ट हो तो इस पर असर पड़ता है। तो जो अंकल की स्टेटमेंट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, चूँकि अंकल के जो अकाउंट है उस पर हाफ के आप मालिक हैं। अगर आप 2 लोग हैं, जैसे 2 आदमियों का अकाउंट है उसमें 100 पाउंड है, इसका मतलब है दोनों का 50-50 पाउंड है, उसके 50-50 पाउंड उनके बनते हैं, उसके मालिक होते हैं। तो चूँकि उसके आप पूरे मालिक नहीं, लिहाजा उससे हाफ के आप सिर्फ हो सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर आप किसी वकील के पास चले जाएँ, उनको सारे पेपर देख कर दिखा दें। अगर कुछ नहीं होता है तो मेरा आपको मशवरा यही है कि वापस स्टूडेंट पे चले जाएं। तो उसमें अभी आपके थोड़े से मुझे कुछ चांसेस लगते हैं, उसमें भी अगर वो जो आपका जो बैलेंस है वो अगर मेंटेन कर रहे हो। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि मुझे 9.5 ईयर हो गया यूके में और असाइलम पे था, और 4 साल मेरी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन पेंडिंग रही है। तो मुझे लेगेसी में 9.5 ईयर के बाद उन्होंने सिक्योरिटी चेक के बाद DLR दी है। तो क्या मेरे लिए DLR को हाई कोर्ट में चैलेंज करना वर्थ इट है, और इसके ग्राउंड्स और मेरिट्स बनते हैं, या 6 साल वेट करूँगी कोर्ट DLR लॉ ही चेंज हो गया तो फिर तो उन्होंने ILR देनी नहीं है। तो इसको वर्थ इट है कि चैलेंज किया जाए? और मेरी फैमिली लाइफ भी एस्टेब्लिश है, मेरी वाइफ क्रॉस नेशन मैरिज है, मैं पाकिस्तानी हूँ वो इंडियन है, तो उनकी FLR 4 साल से पेंडिंग है। प्लीज़ इसका जवाब दीजिए। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में पहले शुरू में जिन लोगों ने लेगेसी में अप्लाई किया तो हम आपकी पॉलिसी यही थी कि उन सबको यहाँ पे इंडेफिनिट स्टे देंगे, और लाखों की तादाद में लोगों को यहाँ पे इंडेफिनिट स्टे मिल गया। लेकिन अब जब आखिर में आ गया, आफ्टर 5-6 मंथ में, तो हमास वालों का जो टारगेट था कि हम केसेस का फैसला जुलाई में करेंगे या अगस्त में करेंगे, वो पूरा नहीं कर सके। अब उन्होंने बगैर ज़्यादा कंसिडर किए लोगों को 3-3 साल का स्टे देना शुरू कर दिया, जो कि मेरे ख्याल में फेयर नहीं है। हाई कोर्ट में जाना एक चांस लेने की बात है, क्योंकि इवेंचुअली इस पे खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है। हाई कोर्ट में जाते हैं तो फिर जज की मर्ज़ी पे है। हो सकता है कोई अच्छा सा जज हो आपके हक़ में फ़ैसला दे दे, लेकिन हो सकता है कोई अच्छा जज ना हो, आपके हक़ में फ़ैसला ना दे, क्योंकि इसमें दोनों तरफ पॉइंट्स हैं, यानी आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करने में भी पॉइंट्स बनते हैं और आपको स्टे मिलने में भी पॉइंट बनते हैं। तो सोच लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से गारंटी नहीं है कि आप केस विन कर जाएंगे। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम मारिया है, मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। एक्चुअली वो यहाँ स्पाउस वीजे पे आए थे, लेकिन मेरी वो अब 3 माह यहाँ रहे, तो उनके अभी 2 साल का वीजा पूरा नहीं हुआ था। वो पाकिस्तान गए तो मेरी भाभी ने उनका वीजा कैंसिल करवा दिया, ये कह करके मैं इनके साथ कुछ नहीं दे, दोबारा वापस नहीं आ सकते। तो वो वापस नहीं आए। फिर मेरी भाभी पाकिस्तान गई, उन्होंने उनसे सुलह किया। अब उनके 2 बच्चे हैं, तो भाभी काम नहीं करती, तो वो अभी बुलाना भी नहीं उनको चाहती। तो क्या हम, मेरा हामन या हम उनको विजिट बच्चों के मिलने के लिए बुला सकते हैं यहाँ पे?
जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि अगर उनके पास वीज़ा था और वो पाकिस्तान गए थे तो उनकी वाइफ वीज़ा कैंसिल नहीं करवा सकती थी, चूँकि 2 साल का वीज़ा मिला है तो वो वापस उसी वीज़े के ऊपर आ सकते थे। तो यहाँ से अगर उनको एंट्री रिफ्यूज़ हो जाती, जैसे इमिग्रेशन वाले कहते हैं हम एंट्री नहीं देते, उनको हर हालत में अपील का राइट मिल जाता। तो ये आपने किसी से मशवरा कर लेना चाहिए था, जो कि आपने बदकिस्मती से मशवरा नहीं किया। तो बहरहाल अब एक नया कानून ऐसा निकला है कि लोग बच्चों की बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आदमी अपने आप को और अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट कर सकते हो। तो बहरहाल जो आपका इरादा है तो बिल्कुल आप उनको विजिटर अप्लाई कर दें, स्पॉन्सरशिप भेज दें, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट भेज दें। तो अगर उनको वीज़ा मिल जाता है तो मुझे लगता है विजिटर वीज़ा मिल जाएगा। अगर किसी वजह से नहीं मिलता तो आप इसको कोर्ट में चैलेंज करें, वहाँ से चांसेस हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अब नया कानून या कि बच्चों के बेस पे भी यूके में कोई आ सकता है, बशर्ते कि वो एस्टैब्लिश कर ले कि वो अपने आप को यहाँ पे मेंटेन और अकोमोडेट कर सकेगा। तो फिलहाल उनको स्पॉन्सर करके आप बुला सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं जी निखिल बोल रहा हूँ न्यूपोर्ट से। जी। मैं लास्ट ईयर डिपेंडेंट वीजा पे आया था अपनी वाइफ के साथ, तो एमबीए के लिए आए थे लास्ट ईयर। और इस साल नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 अप्रैल को हमारा वीजा खत्म है और उनकी अभी डिजर्टेशन सबमिशन डेट 8 मार्च को है। तो उसमें रिजल्ट में भी थोड़ा सा, जैसे यूनिवर्सिटी 3 मंथ्स में उनका रिजल्ट देगी, तो मेरा आगे पीएसडब्ल्यू का भी कोई चांसेस नहीं है। तो उसके लिए आप कोई राय नहीं कि उस केस में क्या मैं स्टडी में एडमिशन ले सकता हूँ, या मेरे को मैं यहाँ पर आगे स्टडी स्टे के लिए कोई स्पॉन्सर वीज़ा या कोई ऐसा वीज़ा मैं यहाँ पे वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जी, जहाँ तक आपका तल्ले का नहीं, आप यहाँ से स्टूडेंट चेंज नहीं कर सकते। अगर आप को स्टूडेंट वीज़े पे आना है तो उसके लिए आपको वापस जाना होगा और वहाँ से स्टूडेंट वीज़ा लेके आ सकते हैं। तो जो पोस्ट स्टडी वर्क की स्कीम अनफॉर्चुनेटली वो अप्रैल में ख़त्म हो रही है, लेकिन मैं इस ग्राउंड पे सोच रहा था कि अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें इकट्ठे हो जाते हैं और जो कि इस वक्त डिग्री में फाइनल ईयर्स में, वो अगर इसको चैलेंज करें होम ऑफिस के इस डिसीजन को, गवर्नमेंट के डिसीजन को हाई कोर्ट में, तो चैलेंज कर सकते हैं कि हम जब यहाँ पे आए थे इस ग्राउंड के ऊपर कि हमारी नीयत थी कि हम डिग्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पीएसडब्ल्यू पे जाएंगे, लेकिन अब हमारा कोर्स कंप्लीट होने में थोड़ा सा अरसा रह गया, लेकिन होम ऑफिस ने अगर रूल चेंज कर दिए हैं तो हमें हमारे वो जो हक है जो कि हम यूज़ करना चाहते हैं उसे महरूम किया जा रहा है। बहरहाल इन लाइन्स के ऊपर हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है अगर कोई चैलेंज करे तो, लेकिन उस सिलसिले में शर्त यह है कि आप अकेले तो दायरे नहीं कर सकेंगे। अगर और 10, 20, 30 या 40 या 50 स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर्स में वो अगर मिलकर इसको चैलेंज करें तो मुझे तवक्को है कि इसमें कोई मुस्बत शायद डिसीजन मिल जाए, क्योंकि ऐसा एक कंसेप्ट है कानून में, ऐसा एक रूल है कि अगर आप किसी को कोई एक्सपेक्टेशन देते हैं, किसी को कुछ कहते हैं कि तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होने के ऊपर मैं तुमको वीज़ा दूंगा, लेकिन पहले अगर वो कानून चेंज कर सकते हैं तो कानून ऐसा चेंज करना उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। ऐसा पहले भी कई केसेस में हुआ है। तो बहरहाल सोच लें अगर आपके साथ काफ़ी सारे और स्टूडेंट मिल जाते हैं तो मुझे खुशी होगी कि हम बगैर फ़ी के ये केस आपका डील कर लेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर मलिक। जी गुड इवनिंग, फरमाइए। सर मेरा एक सवाल है। मेरे को और मेरी वाइफ को 2010 अक्टूबर में आईएलआर मिला है और अभी 2 महीने पहले हमारी बेबी हुई है, उसका हमने पासपोर्ट नहीं बनाया। तो मेरा सवाल ये है, पहले हम बेबी का पासपोर्ट बनाएं या पहले हम अपने आईएलआर से ब्रिटिश सिटीजनशिप का प्रोसेस करें? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बेबी का पासपोर्ट पहले बनवा लें या अपनी नेशनलिटी बाद में अप्लाई करें। जो ही आपको यहाँ पे इंडेफिनिट स्टे मिल गया, अगर आपका बच्चा यूके में पैदा हुआ था तो आप उसकी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके नेशनलिटी के लिए और के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अपनी नेशनलिटी के लिए भी और बच्चे के लिए भी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर साहब मैं पूछना चाਹੁੰਦਾ ਸੀ, मैं 2003 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2008 ਵਿੱਚ 9 ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲੈਕਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 2 ਕਿਡ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੂਗੈਦਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ। ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੈਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਰਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ तो मैंने कहना कि केस रिव्यू ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ? जी बिल्कुल, तारी कॉल का शुक्रिया, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में गलती आपसे ये हुई कि लेगेसी में आप आते थे, आपके बीवी बच्चे नहीं आते थे।
तो आपने सिर्फ अपनी लेगेसी का करना था। जब आपको स्टे मिल जाता उसके बाद इसको बीवी बच्चों को शामिल करती तो ज़्यादा बेहतर होता। दूसरी बात यह कि जब आपका केस रिफ्यूज़ हुआ आपने इमीडिएटली इसको हाई कोर्ट में ले जाना चाहिए था, जो कि आप किसी वजह से नहीं ले गए। तो अभी फिर मेरा आपको यही मशवरा है कि दोबारा एक नई एप्लीकेशन लेगेसी में भेज दें। अगर आपको पहला केस रिफ्यूज़ हुए 3 महीने से कम अरसा हुआ है तो आप इसको अभी भी हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करने के लिए 3 महीने का टाइम होता है। क्योंकि अभी लेगेसी स्कीम ख़त्म नहीं हुई है तो आप नई एप्लीकेशन भी होम ऑफिस को कर सकते हैं इन ग्राउंड्स के ऊपर कि आपने बीवी बच्चों के साथ गलती में अप्लाई किया था, आप खुद लेगेसी में आते हैं, आपको लेगेसी में स्टे मिला जाए। वो अगर केस रिफ्यूज़ हो जाए फिर उसको आगे कोर्ट में ले जाएंगे, फिर आपके थोड़े से वहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपके पास पहला भी मैं फर्स्ट कॉलर में था। मैं आपको लेगेसी केस में आपको बारे में बोला। मेरा जो लेटर आया 2 महीने के पहला बोला आवर डिसीजन इज ग्रांट यू लीव एंड सब्जेक्ट टू फाइनल सिक्योरिटी चेक। अभी मेरा 2 महीने गया, मैं एक फॉर्म में मुझे भेजा है, वो फॉर्म भी नहीं आया। तो अभी मैं कितना दिन वेट करूँ और ये लेगेसी केस कितना दिन नहीं होएगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अब मेरे जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आपको पहले भी बताया था इंतजार करें, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपको 10 दिन में वो स्टे भेजेंगे या 15 दिन में स्टे भेजेंगे। चांसेस हैं कि चूंकि स्कीम अब बिल्कुल आखिर में आई है तो चांसेस हैं कि 2-3 महीने में सब केसेस क्लियर हो जाएंगे, तो आपको एनी टाइम इस दौरान स्टे मिल जाता है। लेकिन इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है कि 10 दिन 15 दिन या 2 वीक में ही डेफिनेटली स्टे लगा के दे देंगे, तो ज़्यादा बेहतर आप इंतजार करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब मेरे 2 क्वेश्चन है जी। एक तो मैं फरवरी 2010 में स्टडी के लिए आया था। अच्छा। मैंने वो अपना कोर्स खत्म कर लिया था। ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक्सटेंशन के लिए नए कॉलेज से साथ कैश लेटर भेज के सारा रिक्वायरमेंट पूरा किया था। तो अभी वो होम ऑफिस में मेरा केस तो चला गया हुआ है। उसके बाद वो कॉलेज पहले तो ए रेटिंग में था, अभी लास्ट वीक वो लिस्ट से निकल गया है। तो इसके लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत परेशान हूँ। और दूसरा एक मेरा और है, अभी मुझे बाद में बताइएगा जब मैं फोन बंद करूंगा, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ जवाब। दूसरा मेरा एक कजन था, वो 10 साल इस मुल्क में पहले आया था इलीगल तरीके से ना, तकरीबन 11 साल पहले। तो अभी 7-8 माह पहले उसने केस एंटर किया वकील के थ्रू, तो उसको 8 माह हो गए, अभी तक बस एक ही लेटर आया था कि आपका केस आ गया। बस वेट कर रहा है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा उसका। तो प्लीज इसको भी जरा बता दें मुझे क्या बनेगा। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके अपने केस का तल्लक है, तो अगर आपने स्टूडेंट एप्लीकेशन दे रखी है, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई थी, लेकिन उसके बाद अगर कॉलेज किसी वजह से बंद हो गया तो आपको इमिग्रेशन वाले 2 महीने देते हैं, 60 डेज देते हैं कि 60 दिनों के अंदर अंदर आप नए कॉलेज में एडमिशन लेकर होम ऑफिस को बता दें। तो अगर आप होम ऑफिस को बता देते हैं कि जी मेरा कॉलेज बंद हो गया और मैंने ये नए कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो फिर चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो होम ऑफिस वाले आपको सडनली एक रिफ्यूज़ल लेटर भेज देंगे कि जी आपका कॉलेज बंद हो गया, आप पढ़ नहीं रहे, हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है जितना जल्दी हो सके आप नए कॉलेज में एडमिशन लेकर होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर दें। जहाँ तक आपके फ्रेंड का ताल्लुक है, उसने गलती ये की जब वो यूके में आया था उसी वक्त उसने एप्लीकेशन कर देनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ हर 5 या 6 साल के बाद कोई लेगेसी निकलती रहती है, कोई एमनेस्टी निकलती रहती है। जैसे अब लेगेसी निकली, वो लोग जो 2007 से पहले उन सबको स्टे मिल गया। उससे पहले एक स्कीम निकली थी कि जो लोग 2 अक्टूबर 2000 से पहले यूके में आए थे, वो एक स्कीम 2 अक्टूबर 2000 को ख़त्म हुआ। इस तरह की कई स्कीम्स निकलती रहती थी। तो अगर आपके फ्रेंड ने पहले अप्लाई किया होता, मुझे यकीन उसको बहुत पहले स्टे मिल गया होता। तो अब बहरहाल अगर उसने एप्लीकेशन दे दिया, एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, तो मेरा मशवरा है कि जस्ट खामोशी से इंतजार करें, देखें उनके केस का क्या फैसला होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मैंने अपने कजन को 4 साल पहले स्पॉन्सर किया था विजिटर के तौर पे ना, तो वो वहाँ से रिफ्यूज हो गया 320 लगा के, और वो मेरा फ्रेंड, मेरा जो कजन था, वो भी मेरे से नाराज हो गया कि तूने मुझे जो है ना पेपर गलत भेजे हैं, इसलिए। तो अब वो मेरे से नाराजी हुआ है, और 4 साल बाद मैं जब उसको अब स्पॉन्सर करने लगा हूँ तो मुझे कुछ बता रहे हैं कि उस पर बैन हो गया है 320A का। क्या मुझे बता सकते हैं कि ये 320A का उसके बैन हो गया? क्योंकि उस वक्त उसने अपील नहीं की थी, मेरे से नाराज हो गया था कि मैं अपील नहीं करूंगा, आपने कागज नहीं सही भेजे। जी आपकी कॉल का शुक्रिया, मैं समझ गया। असल में हुआ यह था कि कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि काफ़ी सारे लोग थे वो एप्लीकेशंस करते थे और उसमें जाली पेपर लगा देते थे, कोई फेक पेपर लगा देते थे, तो या कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करते थे। तो जब उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती थी, महीने 2 महीने में दोबारा एप्लीकेशन करना शुरू कर देते थे। तो गवर्नमेंट ने समझा ये इसको ख़त्म होना चाहिए, तो फिर उन्हें एक कानून बना दिया कि अगर कोई आदमी गलत इन्फॉर्मेशन
देगा या अगर कोई गलत पेपर सबमिट करेगा उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करके उसको 10 ईयर तक बैन लगा देंगे। तो आपका भी यही हुआ है, सेक्शन 320 सेक्शन 320A2 वही है कि उन्होंने उसके ऊपर 10 साल की बैन लगाई हुई है। तो गलती आपसे ये हुई कि जब उसकी पहले एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई थी उस वक्त आप उसको कोर्ट में ले जाते, तो अगर कोई वाकई कोई पेपर आपने गलत नहीं सबमिट किए थे, क्योंकि अगर कोई गलत पेपर इसमें सबमिट नहीं किए थे तो चांसेस थे कि आप इस केस को विन कर जाते। चूँकि काफ़ी ड्रास्टिक के ये हेड डिसीजन के किसी के केस रिफ्यूज़ करें और उसको 10 साल तक बैन कर दें। अनफॉर्चुनेटली ऐसे काफ़ी सारे केस कोर्ट्स में गए, लेकिन सिर्फ एक केस वो हमने एक डील किया था तो उसमें सिर्फ डिसीजन आ गया था कि जो आदमी डिसेप्शन करे उसकी इंटेंशन भी डिसेप्शन की होनी चाहिए। तो अगर आप इंटरनेट के ऊपर ही आप चेक कर सकते हैं, AA नाइजीरिया इस केस का रेफरेंस नंबर है, इस टॉपिक के ऊपर यही एक केस आपको मिलेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो आपके मैं प्रोग्राम की तारीफ करूंगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत इंफॉर्मेशन हमें जी बहुत मेहरबानी, फरमाइए। अब ये कि मेरे 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, जेन्युइन मतलब कॉलेज भी मेरा बिल्कुल ठीक है, सब मेरी स्टडीज भी कंटिन्यू है अभी, तो मुझे पाकिस्तान जाना है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो मतलब आते हुए क्वेश्चनिंग काफ़ी करते हैं, तो हर चीज़ मेरी जेन्युइन है। ठीक। तो इन केस अगर वो इस तरह से मतलब यहाँ पे मेरा ब्रिटिश भाई भी है, मतलब वो मुझे स्पॉन्सर भी करता है इंटरनली जो मतलब फीस वगैरह के लिए, ठीक है। इससे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा कि? जी समझ गया, आपके कॉल का शुक्रिया। नहीं, आप एक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आप पाकिस्तान जा सकती हैं, आ सकती हैं। क्वेश्चन वहाँ पे करते हैं जहाँ के टर्म्स के दौरान स्टूडेंट चले जाएं, जैसे कि अभी क्रिसमस की छुट्टियाँ, इसमें अगर आप चली जाती हैं तो वापस आ जाती हैं, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन अचानक कि कोई आदमी अगर जनवरी में चला जाता है, 20 जनवरी को चला जाता है और फरवरी में वापस आता है, तो फिर वो ज़रूर सोचते हैं कि जी इस वक्त ये जो स्टूडेंट है कॉलेज की ब्रेक नहीं थी, इसने डेफिनेटली कॉलेज से गैर हाज़िरी की है या फिर कॉलेज वाले उसको गलत कवर दे रहे हैं, तो इस वजह से वो एप्लीकेशन ये एयरपोर्ट पे आते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन जब ये टर्म ब्रेक हो यानी आपकी पढ़ाई ना हो रही हो, बिल्कुल आप जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही मिनट्स में ब्रेक के उस पार आपसे फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पे मुनक़ता हुआ था कमर्शियल ब्रेक से पहले। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो मलिक सर जी। जी फरमाइए। हाँ, मेरा सवाल 2 सवाल थे कि मैं 4 साल पहले यहाँ पर आया था और विजिटर वीजे पे मैं ओवरस्टे हुआ था और मैं क्या लेगेसी में आता हूँ कि नहीं, मेरा पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं किसी रोमानियन लड़की के साथ यहाँ पर शादी कर सकता हूँ, अगर शादी कर सकता हूँ तो क्या उसके बाद मुझे यहाँ पर स्टे मिलेगी या नहीं, प्लीज बताएं। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में गलती आपने की, आपने ओवर स्टे नहीं होना चाहिए था, उसी वक्त किसी वकील के पास जाकर कोई ना कोई केस अप्लाई कर देते। चूँकि आप जैसे लोग हैं, अगर ओवर स्टे ना हो किसी स्कीम में अप्लाई कर दें तो कभी ना कभी वो लीगल हो जाते हैं, चूँकि होम ऑफिस के सिस्टम में होते हैं। जब भी कोई एमनेस्टी निकलती है, लेगेसी निकलती है, उसमें कवर हो जाते हैं। पहली बात यह कि आप लेगेसी में तो नहीं आते चूँकि आपने कभी कोई केस अप्लाई नहीं किया। दूसरी बात यह कि जब शादी के लिए जाएंगे तो वहाँ से चांसेस हैं कि आपको इमिग्रेशन वाले पकड़ लेंगे शादी के दफ्तर से ही, चूँकि उनकी ड्यूटी बनती है कि आपका पासपोर्ट चेक करें, आपका इमिग्रेशन स्टेटस देखें कि अगर आपकी इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है तो आमतौर पर आजकल प्रैक्टिस यह है कि वो वहीं पे इमिग्रेशन वालों को बुला लेते हैं। तो ज़्यादा बेहतर आप किसी अच्छे वकील के पास चले जाएं, उन्हें से जाकर मशवरा करें, उनको सारी बात बताएं कि आप क्यों आए थे, किन हालात में आप ओवरस्टे हुए हैं, शायद कोई सूरत हो कि आप एप्लीकेशन कोई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं जुल्फ़िकार बोल रहा हूँ लंदन से। जी जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया, बड़े डिटेल से और बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं, खुदा आपको बरकत दे। जी फरमाइए। तो मैंने 2 क्वेश्चन करने थे। पहला क्वेश्चन ये था कि जो बच्चे यहाँ पे 7 इयर्स लॉफुली रह लेते हैं, वो कोई कोर्ट में गई हुई है, मुझे पता चला था शायद सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका मतलब है हाई कोर्ट से वो फिर रिजेक्ट होगी। तो एक तो मुझे ये बताइए प्लीज कि उसमें आप तो चूंकि एक्सपर्ट हैं, उसमें कितने चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला दे। सेकेंडली मैंने ये पूछना था कि कुछ कॉलेजेस ने ये अप्लाई किया था स्पाउस डिपेंडेंट के बारे में कि उनको भी काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए जैसे कि यूनिवर्सिटीज में। इन 2 केसेस में क्या बना है, आप प्लीज अपडेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जी आपकी कॉल का आपका शुक्रिया। असल में हुआ यह था कि जो फैमिली कंसेशन था 7 ईयर की पॉलिसी थी,
ये हाई कोर्ट के दो एक डिसीजन से उनकी बेस पे 96 में कानून बना था, लेकिन 2008 दिसंबर में गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ कर लिया। उसके बाद फिर जिन लोगों ने अप्लाई किया, किसी को स्टे मिल रहा था, किसी को नहीं मिल रहा था, तो इसको फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो पिछले साल के दिसंबर में हाई कोर्ट से 2 डिसीजन आए गए थे। वो हमारे एक केसेस थे जिसमें हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि अगर कोई बच्चा यहाँ 7 साल पूरे कर ले, उनको यहाँ पे स्टे मिल जाना चाहिए। तो उसके बाद ये हुआ कि होम ऑफिस ने इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। तो जब कोर्ट ऑफ अपील उसके बाद होती है, उसमें गई, वहाँ से 1-2 टेक्निकल पॉइंट्स निकल आए, तो अभी ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है। तो इस सिलसिले में हेयरिंग डेट आ चुकी है, जो कि अप्रैल की, मेरे ख्याल में 25, 26, 27, ये अप्रैल के लास्ट वीक में 3 दिन की हेयरिंग है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा। अगर आप भी जाकर सुनना चाहें तो बिल्कुल आप भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुन सकते हैं। 3 दिन की बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी बहस होगी। तो अब वहाँ से अगर ये हाई कोर्ट के जो होम ऑफिस वाले ये केस हार जाते हैं, तो फिर ये कानून बन जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान में रखने की है कि जब ये केस कोर्ट ऑफ अपील में चल रहा था, तो उस वक्त हमने ये उठाया था मसला कि जो फ्यूचर के केसेस है उनका तो फैसला करेंगे, जो अभी लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इनका क्या फैसला करेंगे। तो वहाँ पर होम ऑफिस ने कहा था कि हम इनको कम से कम डिस्कशन लीव ज़रूर दे देंगे 3-3 साल की। तो अगर कोई अभी 7 साल पूरे कर ले तो अप्लाई कर दे, तो चांसेस होते हैं कि उसको यहाँ से डिस्कशन लीव मिल जाए जब तक कि इस केस का फैसला अप्रैल में नहीं आता। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी डॉक्टर साहब। जी फरमाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैनू ना इत्थे मैं विजिटर आया सी। ठीक है। फैमिली मेरे साथ आई सी, एक बच्चा मेरे साथ आया था ते 2 बच्चे मेरे इधर होए हैं। ठीक है, कदों आए से हो? मैं 2004 च आया ही जी। ठीक है, अच्छा फिर? ते मैं किस तरह कोई केस ला सकदा? मैनू 7 साल पूरे हो गए ने इत्थे। जी हाँ, बिल्कुल, कॉल का शुक्रिया। इसमें पहले कॉलर्स की कॉल भी इसी सिलसिले में थी। तो अगर आपको 7 साल पूरे हो गए तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। किसी अच्छे वकील के पास अगर अप्लाई करें तो चांसेस हैं कि आपको स्टे मिल जाना चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो डॉक्टर साहब। जी फरमाइए। हेलो, मेरे को 3 साल का वीजा सीगा जी, ते और 1.5 साल बाद मेरी तलाक हो गई, ते हुण मैं अपने बच्चे दे बेस ते कोई अप्लाई कर सकदा वा? जी हाँ, बिल्कुल। असल में आपको जो 3 साल का वीज़ा मिला था डिस्कशन लीव थी, वो शायद शादी की बेस पे मिली थी, लेकिन जब आपने एप्लीकेशन की आप लीगली इधर नहीं थे। तो आप ये करें कि इमीडिएटली बच्चे को एक्सेस कर लें कोर्ट के थ्रू। अगर मिसेज आपको नहीं मिलने देती है बच्चे को, तो आप कोर्ट के थ्रू बच्चे को एक्सेस कर लें। उसके बाद किसी वकील से मशवरा कर लें, जो आपके पेपर देखकर आपको बताया गया कि आप अभी एप्लीकेशन करें या कि जब आपका वीज़ा ख़त्म होने लगे उस वक्त एप्लीकेशन करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकील साहब, मैनू ना साइलेंट रेफ्यूजी स्टेटस मिलिया सी। ठीक है। ते मेरे 2 बच्चे आ, 2 बेटियां मेरियां। ठीक है। ते मैं बेनिफिट क्लेम कर रही हां, ते हाउसिंग बेनिफिट भी। ते मैं सिंगल मदर हां, ते एदा मेरे स्टेटस ते कोई असर तो नहीं पऊगा जो मैं इंडेफिनिट वास्ते अप्लाई करना? जी बिल्कुल, कोई असर नहीं पड़ेगा। जो बाकी बीमार नहीं है ना, इस करके। ठीक है, बिल्कुल जी, कॉल का शुक्रिया। असल में अगर आप बीमार ना भी होती हैं तो भी आप इंटाइटल हैं बेनिफिट्स लेने के लिए। आपकी एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं इसका पड़ेगा। तो जब आपको 5 साल पूरे कर लें, आपको लाइफ इन यूके टेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप एप्लीकेशन करें, आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੈਗਸੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ 20 ਜਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में काफ़ी सारे लोगों के केसेस रिफ्यूज़ हो गए थे लेगेसी में, जो रिसेंटली होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ किया करने शुरू कर दिए थे। तो इस सिलसिले में लेगेसी फॉर्म की एक अपील जो कि हाई कोर्ट में एक केस किया गया जुडिशल रिव्यू का, उसकी पहली हेयरिंग जनवरी में है। तो इस जनवरी के जो हेयरिंग पे, इस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर सिर्फ जजेज ये फैसला करेंगे कि आइंदा कौन सी तारीख पे कुछ उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, वो देखेंगे। उसके बाद एक फुल हेयरिंग की डेट दे देंगे, और जब जनवरी में फुल हेयरिंग की डेट आएगी तो फिर हम आपको बता देंगे। फुल हेयरिंग पे आप जा सकते हैं और जाकर देख सकते हैं इस केस का क्या फ़ैसला होता है। तो जनवरी के दूसरे तीसरे वीक में जब ये हेयरिंग डेट होगी, जब ये फुल हेयरिंग डेट आ जाएगी, तो मैं आपको इसी प्रोग्राम में बता दूंगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, अर्ज ये करना है कि मेरे कुछ अफगानी दोस्त हैं। अच्छा। उन दोनों को ही, बल्कि 2 हैं, दोनों आपस में भाई भी हैं, उन दोनों को इंडेफिनिट लीव मिल चुका है। अच्छा। लेकिन लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना उनके लिए मतलब अपहिल टास्क है। तो इवन इफ उनको 1 साल हो गए हैं और वो इस लायक नहीं हुए अब तक कि वो
नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकें, तो उनके लिए कोई दूसरा रास्ता है? जी आपके कॉल का शुक्रिया। सवाल है कि उन दोनों की अहलिया जो कि अफगानिस्तान में है, बहुत रिसेंटली शादी हुई है, और जब इनका मुश्किल है तो उनका तो लाइफ इन द टेस्ट पास करना और भी मुश्किल है, बल्कि महाल है। तो नतीजा ये कि वो उनको कभी यहाँ ला भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसा रास्ता है जो उनके इस मुश्किल को आसान कर सके? जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं कि जब तक ये इंग्लिश टेस्ट खुद पास नहीं करेंगे नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लें अगर इंग्लिश आती है, अगर इनको बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती है तो कहीं से ESOL जो कोर्स है वो अटेंड कर लें। जब वो कोर्स अटेंड कर लेंगे तो इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बाज़ का ये कोर्स हफ्ते का कोर्स है टोटल, तो ये डिफरेंट कॉलेज से आप पता कर लें कि कौन सा कॉलेज कोर्स करवाता है। जब तक वो कोर्स अटेंड नहीं करेंगे तो तब तक वो खुद नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जहाँ तक रास्ता रहा इनकी मिसेस का, इनकी जो बीवियाँ, तो उनके लिए भी अनफॉर्चुनेटली वो ज़रूरी हो गया, लाजमी हो गया कि वो भी इंग्लिश टेस्ट पास करें, वरना उनको यहाँ पे नहीं ला सकेंगे। तो पिछले वीक की, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही जिक्र किया था कि एक केस था, इसको चैलेंज किया गया था कि जो लोग बाहर से आते हैं तो उनको एग्जामेशन दी जाए कि वो शादी करके अगर आते हैं, वो शादी काफ़ी अर्सा चली हो, यानी 10 या 20 साल चली हो, तो इसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ना रखें। लेकिन हाई कोर्ट ने एक केस खारिज कर दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो भी आदमी आएगा तो उसको इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। तो बहरहाल अब अगर उनकी वाइफ यहाँ पे आना चाहती हैं, वाइफ आना चाहती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि वो इंग्लिश टेस्ट पास करें या फिर वेट करें अगर ये कानून की कोई कोर्ट इसको ख़त्म करेगी। लेकिन हाई कोर्ट से ये डिसीजन हक में नहीं हुआ है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं नोटिंगम से बात कर रही हूँ। मैं दरअसल आज से 2 साल पहले आई थी और मैं ओवरस्टे हो गई। मेरे हस्बैंड जो है वो भी ओवरस्टे हैं, उनको तकरीबन 5 साल हो गए। अच्छा। तो हमारा एक बेबी भी है यहाँ पर ना, बेबी गर्ल है, तो वो भी 1 साल 14 माह की हो गई है तकरीबन ना। तो अब मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं यहाँ पर जब ओवरस्टे हुआ है तो मुझे हमारा पाकिस्तान में पहले से लव चल रहा था, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ गए थे क्योंकि हमारे खानदानी दुश्मनी। जी मैं समझ गया। शायद आप ये सोच रही हूँ कि आप असाइलम के ग्राउंड्स पे जाएं, तो असाइलम आजकल मिलना खासा मुश्किल काम होता है। तो बहरहाल अगर आप ओवरस्टे हैं तो ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील के पास जाएं, उनसे सारी बात करें और उनके सारी इन्फॉर्मेशन दें कि आप क्यों आए थे, किन हालात में आए थे, आपके साथ क्या हुआ। वो शायद आपको कोई मशवरा दे सकें कि आप नेक्स्ट क्या कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने 10 महीने पहले यहाँ असाइलम करवाया था। अच्छा। तकरीबन 5 महीने हो गए, इन्होंने अपील रिफ्यूज कर दिया। तो 5 महीने पहले मेरी अपील जब निकली ना, तो कुछ एक दिन पहले उन्होंने रिव्यू में ले लिया मेरा केस जो है। तो उसके बाद कोई फैसला नहीं उन्होंने अभी तक किया। तकरीबन कोई 4.5-5 महीने हो गए। अच्छा। तो ये कितना टाइम लगता है, ये दोबारा जो फैसला ये देंगे इसका, या मतलब क्या करेंगे ये? अपील का क्या हुआ था? अपील से पहले मुझे उन्होंने रोक दिया ना कि आप अपील पे ना जाओ, तो हम आपको ना रिव्यू में केस लेना चाहते हैं। मेरे वकील को उन्होंने लेटर भेज दिया और खुद फोन पे भी बात की है इमिग्रेशन वालों ने। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में बस इंतजार करें, इसमें जितनी ज़्यादा देर लगती है इतना ज़्यादा आपके हक में है। तो कुछ इसमें टाइम नहीं बताया जा सकता, टाइम फ्रेम का हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है साल लगे, हो सकता है 2 साल लग जाए। इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। बहरहाल अगर आप समझते हैं आपका केस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और इसमें काफ़ी जान है, तो आप हम उसको पुश कर सकते हैं कि इस केस का जल्दी फैसला करें। लेकिन डिपेंड है आपके सर्कमस्टांसेस पे। अगर स्ट्रांग केस है तो फिर उसको पुश करें, अगर स्ट्रांग केस नहीं है तो फिर वेट करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ना ये पूछना ना कि मैं लास्ट ईयर मेरी सिस्टर को मैंने अप्लाई किया था हेल्पिंग वीजा पर, मेरा सेकंड बेबी आने वाला था। अच्छा। तो उन्होंने वीजा भी दे दी, वो 6 मंथ यहाँ पर रही, तो उसका मैंने लेस्टर में नक्की किया। फिर उसके बाद उसके फियांसे ने अप्लाई किया, वो इंडिया गई इंग्लिश टेस्ट के लिए, वो सब। फिर इंडिया से उसने अप्लाई किया तो उसने फियांसे की वीजा पर, तो उन्होंने इंग्लिश के सर्टिफिकेट कुछ निकाला, उसके फियांसे की वेस्ट स्लिप का कुछ निकाला, फिर रिफ्यूज किया। अब वो वहाँ पे इंग्लिश कोर्स कर रही है, लेकिन अभी मुझे थर्ड बेबी आने वाला है और मुझे हेल्प की बहुत जरूरत है। डॉक्टर ने भी बोला है लेटर देंगे ये सब। तो अभी मुझे अप्लाई करना है, लेकिन मुझे ये पूछना है कि अगर मैं अप्लाई करूंगी तो क्या वो फियांसी वाला कुछ निकालेंगे और उसको वीजा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि वो फियांसी पे अप्लाई हुई थी तो उन्होंने रिफ्यूज किया था।
तो अभी वो ऐसा सवाल नहीं करेंगे कि तेरे फियांसी ने क्यों नहीं किया। ठीक है, मैं समझ गया जी, आपके कॉल का शुक्रिया। हाँ, ये वो करके ये कंसीडर करके उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर सकते हैं, चूँकि ऑलरेडी उसकी फियांसी की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो चुकी है। वो शायद ये इमिग्रेशन वाले समझेंगे कि आप विजिट करने नहीं जा रही हैं, बल्कि यूके में जाकर आप शायद फियांसे की बेस पे या मैरिज की बेस पे एप्लीकेशन दें। तो इस वजह से कोई 100% गारंटी नहीं है, लिहाजा आप अगर चांस लेना चाहें तो ले सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, आप टीवी देखते रहिएगा, ब्रेक के उस पार फिर मिलते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी, मैं 2009 में आई थी अपने स्टूडेंट बेस पे अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चे के साथ है जी। तो मेरा जो कोर्स था वो भी फिनिश हो गया है और मेरा मार्च तक वीजा है। मैंने सुना है कि अप्रैल में रूल चेंज हो रहा है, तो मैं उससे पहले अगर अपने हस्बैंड का वीजा और अपने बच्चे का डालूं तो मेरे हस्बैंड को डिपेंडेंट वीजे में वर्क अलाउड होगा? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में इस साल उन्होंने जो चेंजेस की हैं इस जुलाई में, उसमें एक ये भी है कि अगर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं है तो आपको काम की परमिशन भी नहीं होगी और हस्बैंड भी अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं या यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है तो फिर आप अलाउड हैं और हस्बैंड भी अलाउड है काम करने को। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब जी, मैं 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਮਈ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ नहीं आया। मैं सिर्फ सवाल ਸੀਗਾ कि कितना टाइम और लग सकता है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आप यहाँ पे लीगल होते हैं तो एप्लीकेशन करते हैं तो विद इन 3 मंथ उस केस का फैसला कर देते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन वालों की नॉर्मल पॉलिसी है कि 3 महीने में अगर आपका वैलिड वीज़ा है तो उसका डिसीजन कर देते हैं। लेकिन अगर आप ओवरस्टे रहे हो तो फिर आपको एक ओवरस्टे के क्यू में डालते हैं, तो वहाँ फिर आपका केस कंसीडर करते हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितनी देर लगेगी। बहरहाल अगर बायोमेट्रिक्स हो गए हैं तो इसका मतलब इसके बाद एनी टाइम आपके केस का डिसीजन कर सकते हैं। तो अगर किसी वजह से आपके हक में, अगर आपके हक में हो जाता है तो ज़्यादा, अगर किसी वजह से खिलाफ हो जाता है तो आप इसको आगे कोर्ट में ले जा सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो गई है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब कैसे, ठीक हो? जी ठीक, फरमाइए। अच्छा, मैं 2003 में आया था। अच्छा। ह्यूमन राइट पे केस डाली थी। अच्छा। और 2009 में उन लोगों ने रिफ्यूज किया था मेरे को। ठीक है। और सॉलिसिटर में केस में रिकंसीडर किया, रीअप्लाई किया। अच्छा। बाद में 2009 में वो लेगेसी में डाला केस। अगर कुछ आया नहीं अभी तक, कुछ फोटो वगैरह कुछ मांगा नहीं है, तो जो ह्यूमन राइट की केस है वो जो लेगेसी में आ सकती है? जी, आपके कॉल का शुक्रिया। नहीं, लेगेसी में नहीं आते हैं। तो पहली बात ये हुई कि जब आपका केस रिफ्यूज़ हो गया था तो आपको अपील का राइट नहीं मिला था, तो आपने इमीडिएटली इसको आगे कोर्ट में ले जाना था। अगर कोर्ट में ले जाते तो फिर आप यहाँ पे सेफ थे। तो रिकन्सिडरेशन इमिग्रेशन वाले आमतौर पर आगे एक डिसीजन कर लें तो बहुत कम उसको रिकन्सिडर करते हैं। तो लेगेसी में आप नहीं आते हैं। तो अभी आप वो जो होते हैं ना लोग जो डेंजरस जोन में होते हैं, यानी एनी टाइम उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अभी उस जोन में हैं। तो ज़्यादा बेहतर अपने वकील से जाकर मशवरा कर लें कि अभी आप क्या कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये मैं आपसे पता करना चाह रहा था, मुझे यहाँ पर आए तकरीबन 11 साल हो गए हैं और 1 अप्रैल को मैंने अपना केस जो है ना वो सबमिट करवाया था होम ऑफिस में विद, मैंने ई-सोल वो जो सिटीजनशिप फोर्स होता है वो भी मैंने किया था साथ में। तो अभी तक मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं आया किसी किस्म का। अच्छा। हाँ जी, तो अब इसका क्या प्रोसेस है और इसमें कितना टाइम और लगेगा? आपके यहाँ पे स्टूडेंट थे या कौन सा वीज़ा था? जी, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, मुझे तकरीबन 11 साल हो गए हैं यहाँ। तो आपका चेक कैश हो गया है? हाँ जी, वो एक्चुअली वो जो मेरे लॉयर है ना उन्हीं को मैंने डिपॉजिट करवाई थी मनी। जी, मैं समझ गया। आपके कॉल का शुक्रिया। असल में जब आप एप्लीकेशन
करते हैं तो आमतौर पर विद इन ए वीक उनकी तरफ से चिट्ठी आ जाती है कि उनका केस आपको मिल गया है। तो आमतौर पर जो ऐसे केसेस हैं वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेते हैं, जो कि आप लीगल थे यहाँ पे आपको 3 महीने में डिसीजन हो जाना चाहिए था। ज़्यादा बेहतर आप खुद होम ऑफिस को फ़ोन करके पता करें कि आपकी एप्लीकेशन गई भी है या नहीं गई है, क्योंकि आमतौर पर सोलिसिटर तो नहीं ऐसा करते हैं, लेकिन कई मैंने देखा इमिग्रेशन एडवाइजर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि आप उनको फ़ी दे देते हैं तो वो कहीं इधर उधर खर्च कर देते हैं तो अप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसे कई केसेस में मैंने देखे हैं, लेकिन एडवाइजर्स आमतौर पर जो है वो ऐसा काम करते हैं। तो ज़्यादा बेहतर आप इमिग्रेशन वालों को खुद फ़ोन करके पता करें कि एप्लीकेशन गई भी है या नहीं गई है। अगर नहीं गई है या अगर गई है तो आपको एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं मिली है, तो आपका केस डिले क्यों हो रहा है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए, अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। मैंने ना पूछना था कि मैं 2008 में आई थी 2 फरवरी को इंग्लैंड में, अपने डैड पे डिपेंड। मेरे 2 ब्रदर थे। अच्छा। उन्होंने हमें इंडिया से ही इंडेफिनिट स्टे दी थी। पासपोर्ट पे कुछ ऐसा लिखा है लाइव एंटर द यूके। ठीक है। मैंने वो काफी लोगों को दिखाया, मुझे उस स्टे की समझ नहीं आ रही वो इंडेफिनिट है या कैसे। चूँकि 2 साल का होगा। थोड़ी देर मैंने वैसे बेनिफिट भी लिया था। ठीक है। मेरा एक बेबी है 1 ईयर एंड आई एम सिंगल पेरेंट। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आम लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं उस पर, तो लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूज वहाँ पे होते हैं कि जब ये वीज़ा इशू होता है तो उसके 2 साल के बाद उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी आदमी को इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है और वो अगर यूके से बाहर जाता है तो 2 साल तक उधर रह सकता है। यही वजह है कि आपको जब इमिग्रेशन वालों ने वीज़ा दिया तो उस पर उन्हें 2 साल की लिमिट लगा दी कि 2 साल तक अगर आप कहें तो आप चाहें तो यूके में रह सकती हैं, इंडिया में रह सकती हैं। लेकिन आप फौरी तौर पर यूके में आ गई हैं, आपका जो स्टे है वो इंडेफिनिट स्टे, अगर आप बेनिफिट्स क्लेम करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका इंडेफिनिट स्टे ही है 2 साल का, सिर्फ ये था कि आप 2 साल के अंदर यूके में एनी टाइम आ सकती थी, जो कि आप आ गई हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम संजय है। मैंने एक बात पूछनी थी। मेरे पास जर्मन सिटीजन है और मेरे को यूके में नियरली 3-4 ईयर हुए हैं और मेरी वाइफ के पास 5 साल का वीजा है, उसको मैंने स्पॉन्सर किया था। अभी हमारा एक बेटा पैदा हुआ है, तो उसको कौन सी सिटीजन मिलेगी और कैसे कर सकते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। उसको ब्रिटिश तो नहीं मिल सकेगी, उसको वही होगी जो माँ की नेशनलिटी होगी। तो माँ उसकी मुझे लगता है इंडिया या पाकिस्तान से है, तो जो इंडिया से मुझे मोस्ट प्रोबेबली लगता है। तो अगर उसकी जो वालदा है वही उनको पासपोर्ट मिलेगा। अलबत्ता आप जर्मन एम्बेसी से जाकर पता कर सकते हैं कि फ़ादर के थ्रू अगर जर्मन नेशनलिटी मिल सकती है तो किन हालात में मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, ये जर्मन एम्बेसी से पता कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछना था, मैं यहाँ पर अभी स्टूडेंट आया हूँ नया, तो जो मैंने ये 17 मंथ का मेरे पास वीजा है। ठीक है। तो मैंने ये पूछना था आपसे कि मुझे 0 आवर्स अलाउ हैं यहाँ पर, तो मैं आवर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? और दूसरा ये मैंने आपसे पूछा था, अगर मुझे एक्सटेंशन होगी अब तो मुझे वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आप यूनी में नहीं पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपके वीज़े से लग रहा है, तो आपको काम करने की परमिशन नहीं है। चूँकि कानून नया यही है कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं तो उनको काम की परमिशन नहीं है, इसी वजह से आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से अगर आप अपनी एजुकेशन का सिलसिला कंटिन्यू रखना चाहें, हाँ आप यहीं से वीज़ा आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में यूनिवर्सिटी में जाते हैं फिर आपको काम की परमिशन मिल जाएगी। नाज़रीन आज की मुलाकात बस इतनी, 1 घंटे का वक्त बड़ी तेज़ी के साथ पर लगा कर उड़ गया। जितनी भी कॉल्स में ले सकता था ली, लेकिन फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल सकी हो तो आप आइंदा प्रोग्राम में हमें फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। तो मुझे फिर नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। रब रखा।